मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं क्लास 12वीं का जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विलियन। उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है अणु संख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आपने आसपास बहुत सारे घटना घटित होते हुए देखे होंगे या सुने होंगे। जैसे जो हमारे क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ से जो जल है या अन्य पदार्थ है उसका पत्ती तक पहुंचना या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचना, ये आपने सुना होगा। उसके अलावा यदि आप क्या करते हैं, जैसे हम लोग अंगूर ले लेते हैं या किशमिश ले लेते हैं। अगर हम किशमिश को क्या करते हैं, पानी में क्या कर देते हैं भाई, डुबा देते हैं, तो किशमिश क्या हो जाता है, आपका फूल जाता है। ये आप देखने होंगे, है ना, या सुने होंगे। उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, आरबीसी जो होता है, आरबीसी है ना, रक्त ब्लड कार्पुलेशन, लाल रक्त कणिकाएँ, यदि उसको किसी सलूशन में रख देते हैं, मान लो वो सलूशन किसका है, हमारा नमक का है, उसमें रख देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका पिचक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे घटना जो आसपास क्या होता है, घटित होता है। तो वास्तविक में वो घटना किसके कारण होता है, तो उन सब का जवाब जो होता है उसको हम लोग जो है अणु संख्यक गुणधर्म से समझते हैं। तो हमको जानना है कि ये अणु संख्यक गुणधर्म होता क्या है। तो हमको इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म, है ना, यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं भाई कि किसी विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, न कि उसकी प्रकृति पर। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, गुण संख्यक या अणु संख्यक जो गुणधर्म है उसको बता सकते हैं कि कोई भी विलयन का जो अणु संख्यक गुणधर्म, वह गुणधर्म होता है जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही क्या कहलाता है, हमारा अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म को परिभाषित कर सकते हैं कि अणु संख्यक गुणधर्म किसी विलयन का वह गुणधर्म होता है जो उस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्या करना है, एक गिलास पानी है, ये हमारा एक गिलास क्या है, पानी है, तो इस एक गिलास पानी को अगर आपको मीठा करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना चम्मच उसमें क्या करना पड़ेगा, शक्कर मिलाना पड़ेगा। अब ये नहीं मतलब नहीं है कि भाई जो नमक शक्कर होता है वो क्या होता है, आपका मीठा होता है, तो हम एक दाना मिला दिए और पूरा गिलास का पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। क्यों? क्योंकि शक्कर का प्रकृति क्या है, मीठा है। और मीठा का मतलब ये नहीं है कि एक दाना मिलाए और पूरा पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। यदि आपको इतना पानी को क्या करना है, आपको मीठा करना है, तो उतना चम्मच, उतनी आवश्यकता के अनुसार आपको क्या मिलाना पड़ेगा, वहाँ पर शक्कर मिलाना पड़ेगा। अगर नमक पानी बनाना है तो नमक मिलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस गिलास के पानी को मीठा करने के लिए या इस गिलास के पानी को नमकीन करने के लिए आपको उतनी मात्रा में नमक या उतनी मात्रा में शक्कर मिलाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये गिलास का पानी मीठा या क्या होगा, नमकीन होगा। मतलब यहाँ पर इस विलयन का जो नमकीनपन है या उसका मिठासपन है वो किसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, वो विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रकृति तो क्या है, मीठा है या नमकीन है, तो ये मतलब थोड़ी नहीं कि दो कण डाल दिए और पूरा मीठा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो जो है अणु संख्यक गुणधर्म है वो किसी भी विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, नेचर पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। और यही क्या कहलाता है, आपका अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है। और इसी के वजह से ही आपको मैं इससे पहले जितना भी बात बताया वो उसी उसमें स्थिति पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हमारा फिलहाल क्या हो गया भाई, अणु संख्यक गुणधर्म। अब यहाँ पर ये जो अणु संख्यक गुणधर्म है उसको जो है कई जो है उदाहरण से क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो इसमें बहुत सारा उदाहरण दिया गया है जिसको हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला इसमें उदाहरण होता है, पहले भी मैं बताया था, एक होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन,
अपेक्षित क्या होता है हमारा अवनमन। ये हमारा पहला इसका उदाहरण है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये भी हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं, उन्नयन है ना। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा हम लोग देखने वाले हैं परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। जिसमें हम आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं पहले किसके पास, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, तो ये है हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। हम वाष्प दाब के बारे में भी क्या कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं, है ना। या वाष्प दाब क्या होता है या आगे हम लोग पढ़े हैं, या वाष्प दाब पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें हम वाष्प दाब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा पूरा टॉपिक क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इसको स्टार्ट करने से हमको कुछ चीज़ जानना क्या है, जरूरी है। यहाँ पर जो है यदि हम क्या लेते हैं, कोई एक जो है वाष्पशील द्रव लेते हैं, मतलब वाष्पशील द्रव ना, तो हम क्या ले लेते हैं, एक वाष्पशील द्रव ले लेते हैं और वो मान लो क्या है, पानी है। तो हम क्या लेते हैं, वाष्पशील द्रव लेते हैं और यदि इसमें कोई अवाष्पशील क्या मिला देते हैं, विलय मिला देते हैं। तो हमने क्या लिया भाई, एक वाष्पशील द्रव लिया, मान लो पानी है, और उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, मान लेते हैं वो अवाष्पशील विलय कौन है, हमारा नमक है। तो जैसे हम वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील क्या करते हैं, विलय मिला देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, विलयन। क्योंकि आपको पता है कि जिसमें द्रव हो और उसमें कोई चीज़ घुला हो तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं भाई, विलयन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बताया कि वाष्पशील द्रव में हमने क्या खोल दिया, अवाष्पशील क्या घोल दिया, विलय घोल दिया, तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो उस स्थिति में ना, जैसे हम क्या करते हैं, वाष्पशील द्रव में जब हम क्या घोल देते हैं, अवाष्पशील विलय घोल देते हैं ना, तो उस स्थिति में जो वाष्पशील द्रव होता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, पहले से आपका कम हो जाता है। वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम शुद्ध विलायक लेते हैं, मतलब पानी लेते हैं, और अब एक हम क्या ले लेते हैं, एक विलयन ले लेते हैं। विलयन का मतलब क्या है, इसमें पानी भी है और साथ में कोई क्या है, विलय भी है, तो ये विलयन है। तो यहाँ से ये मतलब निकलता है कि जो शुद्ध विलायक होता है, जिसमें विलायक ही होता है अर्थात पानी होता है, अगर हम इसकी वाष्प दाब की बात करें, इसकी क्या करें, वाष्प दाब की बात करें, तो ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा, विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसकी अपेक्षा। तो विलयन का क्या लिख देते हैं यहाँ पर, वाष्प दाब लिख देते हैं। तो कहने का मतलब यही है भाई कि विलयन का वाष्प दाब, जिसमें विलायक में क्या रहता है, कोई विलय घुला रहता है, तो उसका वाष्प दाब की अगर गणना करें तो कम होता है। किसके अपेक्षा, शुद्ध विलायक के अपेक्षा। तो ये बातें आपको क्या करना है, जानना है कि कोई भी हमारा शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसके पीछे कारण भी है भाई। जैसे हम विलायक में क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। अब इसमें कोई क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो वह वाष्पशील विलय जो अवाष्पशील जो विलय होता है वो पूरे भागों में क्या हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, आपका समान रूप से क्या हो जाता है, सब तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। अब सब तरफ फैल जाता है। अब जब इसको क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, चूंकि उसमें घुला हुआ जो क्या होता है, विलय होता है, वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील है मतलब वो वाष्प नहीं बनता है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो तो वाष्प बनता है। तो जब गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बन के उड़ना चाहता है, बट ये क्या करता है, जो अवाष्पशील विलय होता है वो सब तरफ क्या होता है, समान रूप से फैला रहता है, अर्थात पृष्ठ पर भी इसकी मात्रा पाया जाता है। तो उसके अंदर उपस्थित जो विलायक होता है उसको निकलने में थोड़ा सा क्या करता है, वो अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है राउल्ट, कौन थे हमारे, राउल्ट। उन्होंने इन पर अध्ययन किया, जो विलयन का वाष्प दाब होता है, ये विलयन का वाष्प दाब किसके कारण होता है
है ना। इसकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें केवल विलायक है तो इसका तो अध्ययन करना नहीं है। तो यहाँ पर विलयन का जो वाष्प पदार्थ था उस पर जो है राउल्ट एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो अध्ययन किया तो पाया कि विलयन का जो वाष्प पदार्थ है, और ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय है ना, हम ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें वाष्पशील क्या होता है, विलायक, और अवाष्पशील विलय है। तो ऐसे विलयन का जब राउल्ट ने अध्ययन किया तो पाया कि इस विलयन का जो वाष्प पदार्थ होगा, यहाँ पर जो क्या होता है हमारा अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील हमारा क्या है भाई, विलय है, विलय, और क्या है हमारा वाष्पशील, क्या है हमारा विलायक है, वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक, और दोनों मिल जाए तो क्या है विलयन। तो ऐसे विलयन का जब उन्होंने अध्ययन किया है ना, और अध्ययन करने से पाया कि इस विलयन कि जो भी क्या होता है यहाँ पर वाष्प बनता है, और या उस वाष्प का जो भी वाष्प पदार्थ होता है वह वाष्प पदार्थ किस पे डिपेंड करता है ना, मतलब इस विलयन का जो वाष्प यहाँ पर बन रहा है या उस वाष्प का जो भी वाष्प पदार्थ है वो किस पे डिपेंड करता है। तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो भी वाष्प पदार्थ होता है वह वाष्प पदार्थ इस विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विलय है वो तो उड़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो भी वाष्प बनेगा वो किसका होगा भाई, वो विलायक का होगा। तो इसका अध्ययन कौन किया, हमारा राउल्ट ने जो है इसका अध्ययन किया, और फिर अपना एक क्या दिया, नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। और उस नियम को बता सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय के जो क्या होता है, विलयन होता है, उस विलयन का जो वाष्प पदार्थ होता है वह उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है, आपका राउल्ट का नियम कहलाता है। वही लिखा गया है, इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित जो भी विलायक का जो वाष्प पदार्थ होगा, यहाँ पर विलयन में उपस्थित जो भी विलायक का क्या है, वाष्प पदार्थ होगा, है ना, या विलयन का जो भी वाष्प पदार्थ होगा वह उस विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प पदार्थ के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पर जो भी वाष्प पदार्थ बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, उस विलयन में उपस्थित जो विलायक है उसके कारण जो है बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो विलायक का क्या होगा, जो भी मात्रा होगा, और ये वहाँ पर जो बनने वाला वाष्प पदार्थ होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही क्या कहलाता है, आपका राउल्ट का नियम कहलाता है। वह अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय की विलयन में विलयन का जो वाष्प पदार्थ होता है वह विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, समझाने के लिए है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ लिया, राउल्ट का नियम। अब उसी राउल्ट के नियम को आपको क्या करना है, गणितीय रूप में क्या करना है आपको भाई, ढालना है। ठीक है, तो चलिए उस नियम को हम कैसे ढालते हैं, गणितीय रूप में ढालते हैं। तो नियम में क्या बोला कि किसी विलयन, है ना, किसी अवाष्पशील, आप उसको नहीं लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं किसी अवाष्पशील है ना, विलयन, अवाष्पशील विलय के विलयन, अवाष्पशील विलयन, अवाष्पशील यहाँ पर लिख सकते हैं विलय के, अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलयन, या ये लिख सकते हैं किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। तो मैं जितना देर से समझा रहा था उसका मतलब ये है कि कोई अवाष्पशील विलय है, उसका जो विलयन है तो उस विलयन का जो भी वाष्प पदार्थ होता है वह विलयन में उपस्थित विलायक के क्या होता है, मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि विलयन के ऊपर जो भी हमारे यहाँ पर वाष्प पदार्थ दिख रहा है वो वाष्प पदार्थ किसका होता है, विलायक का होता है, और ये वाष्प पदार्थ विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसी परिभाषा को हमको क्या करते हैं, आगे जो है
समीकरण में डालते हैं। तो हमारा क्या बोल रहा है कि विलयन का जो क्या होता है हमारा वाष्प दाब, तो यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब को किससे दर्शाते हैं, PA से दर्शाते हैं, और वो किसके समानुपाती होता है, समानुपाती ऐसे लिखते हैं। तो ये मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक मतलब विलायक की बात कर रहा है, क्योंकि विलायक के ही वाष्प दाब है ना भाई, वो लिखे ना विलायक का जो क्या होता है हमारा विलयन में उपस्थित जो भी क्या होता है हमारा विलायक का जो वाष्प दाब होता है ना, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन में उपस्थित है ना, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर एक लिख सकते हैं आप, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है ना, विलायक का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित जो विलायक का वाष्प दाब होता है वह विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब को किससे शो करते हैं भाई, PA से, और ये किसके बराबर होता है हमारा, ये हमारा जो है मूल प्रभाज के क्या होता है हमारे बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा PA समानुपाती क्या हो गया 1 से। अब यहाँ पर इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर भी रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल प्रेशर को शो करता है और ये विलायक के वाष्प दाब को, और ये उसके मूल प्रभाज जो कि हमको जो है परिभाषा से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब हम चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है PA, समानुपाती क्या हो रहा है 1 से ही रहे, तो इसको लें चाहे इसको लें, तो हम कौन सा वाला पार्ट को लेते हैं, PA समानुपाती 1 से 1 को क्या करते हैं यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको जब हम आगे क्या करते हैं भाई बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाता है PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है हमारा 1 से हो जाता है। ये परिभाषा के अनुसार है कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन उपस्थित विलायक का वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज एक दूसरे के क्या होता है समानुपाती होता है। जब समानुपाती क्या हो जाता है हमारा हट जाता है, तो एक कांस्टेंट क्या आता है हमारा K आता है, और ये जो है 1 से A का 1 से ही क्या कर दिया जाता है लिख दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा PA। उसके बाद क्या हो गया हमारा समानुपाती जब हटता है तो क्या आ जाता है K, और ये हो गया 1 से ही। इसको समीकरण कितना दे दिया जाता है भाई 1 दे दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है शुद्ध विलायक के लिए, किसके लिए भाई हमारा शुद्ध विलायक के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए यहाँ पर 1 से A बराबर कितना रखा जाता है हमारा 1 रखा जाता है, और PA बराबर कितना रखा जाता है हमारा P0 A रखा जाता है। तो इस मान को समीकरण 1 में क्या किया जाता है पुट किया जाता है। तो समीकरण 1 में पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है PA बराबर क्या हो जाता है P0 A मिलता है। ये देखो PA बराबर क्या रख दे P0 A इज इक्वल टू K जो होता है वो K का K ही होता है, और 1 से 1 जगह कितना रखे हैं 1 रखे हैं, तो इंटू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर टोटल मान कितना प्राप्त हो जाता है P0 A इज इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो K ही आता है। तो इस तरीके से समीकरण कितना हो जाता है हमको 2 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 का मान है उसको समीकरण जो है 1 में रखा जाता है। तो यहाँ पर K का जो मान है जो समीकरण 2 में प्राप्त है उसको किस में रखते हैं भाई हम लोग 1 में रख देते हैं। तो उसको आगे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 है ना समीकरण 2 के K के मान को समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करते हैं रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं, देखो K के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये मिल जाता है PA, ये हमारा पहले से क्या है PA इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारा K का मान क्या मिला है, देखो ये K बराबर क्या है P0 A है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P0 A। अब पहले से क्या है यहाँ पर XA, इस तरीक़ा से हमको एक समीकरण और क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण कितना दे देते हैं 3 दे देते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया PA इज इक्वल टू P0 A और 1 से A। यदि बोल रहे हैं यदि विलय का मूल प्रभाज, अवाष्पशील विलय लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना, यदि अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज XB हो तो अब इसको हम लोग क्या बोल दिए, हम लोग इतना देर से वाष्पशील की बात कर रहे थे, द्रव की बात कर रहे हैं। यदि बोल रहे हैं अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज क्या हो XB
हो तो हम पहले से हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1 होता है। और यदि हम इसमें क्या करें, एक्स ए का मान ज्ञात करें तो एक्स ए को यहीं पर रख देते हैं और बी को उधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स बी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण कितना दे दिया जाता है, 4 दे दिया जाता है। यदि समीकरण 4 में जो एक्स का मान है उसको समीकरण किस में रखते हैं भाई, 3 में रखते हैं। देखो यहाँ पर एक्स ए के मान क्या मिला है, 1 माइनस एक्स बी मिला है, तो इस मान को समीकरण क्या रखते हैं, 3 में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 में क्या है, देखो ये हो जाता है हमारा पी ए, ये की हो जाता है इक्वल टू, ये हो जाता है पी नॉट कितना हो गया ए, और एक्स ए बराबर क्या मिला है, देखो ये मिला है आपका एक्स बराबर क्या मिला है हमारा, 1 माइनस क्या होता है हमारा एक्स बी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए है और एक्स ए बराबर क्या मिला है, देखो हमारा 1 माइनस एक्स बी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों के बीच गुणा है भाई, हमारा इन दोनों के बीच क्या है, गुणा है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एक्स ए के जगह इस मान को रख दिया जाता है। अब इस मान को आगे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है भाई। अब इस मान को आगे फिर से क्या कर दें, बढ़ा दें, चाहेंगे तो आप समीकरण इसको क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर पी ए का पी ही रख देते हैं, ये हो गया पी ए इक्वल टू, पी ए क्या होता है भाई, विलायक का वाष्पदाब है ना, पी ए बराबर क्या होता है हमारा, विलायक का वाष्पदाब है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया पी ए, ये हो गया हमारा पी ए। अब पी ए इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, अब पी नॉट का इसके साथ एक के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है पी नॉट ए। अब इस पी नॉट ए का एक्स बी के साथ भी गुणा हो जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा पी नॉट ए, और ये हो जाता है आपका एक्स बी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है पी नॉट ए एक्स बी है, उसको हम इस तरफ क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो पक्षांतरित करते हैं तो क्या मिल जाता है, पी नॉट ए, और ये हो जाता है आपका एक्स बी। ये तो हम लोग कितना को पक्षांतरित कर दिए, ये वाला पोर्शन को इस तरफ क्या कर दिए, पक्षांतरित कर दिए, तो माइनस का क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, ये बचा है पी नॉट ए बचा है। अब इस पी ए को उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पी नॉट ए का ये तो पहले से है पी नॉट ए, तो इसको हम लोग वैसा का वैसा रख दिए। ये हमारा पी ए क्या था, उस तरफ था, उसको क्या कर दिए, पक्षांतरित कर दिए, तो एक मान और प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक्स बी को यहीं पर छोड़ देते हैं और एक्स बी को छोड़ने के पश्चात यहाँ पर पी नॉट ए को उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो पी नॉट ए, और ये हो जाता है पी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, पी नॉट ए। एक हमको क्या हो जाता है, समीकरण प्राप्त हो जाता है। और यही जो समीकरण है वो किसके लिए होता है हमारा, वाष्प दाब में क्या होता है, अपेक्षित जो क्या है हमारा अवनमन है, अपेक्षित अवनमन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आपका वाष्प दाब में अपेक्षित जो अवनमन है उसके एक क्या कर सकते हैं, व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। चाहेंगे तो आप इस व्यंजक को भी क्या कर सकते हैं भाई, आगे परिभाषित कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, विलेय का क्या होता है, मूल प्रभाज होता है, और ये पूरा जो पार्ट होता है वो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर अवाष्पशील, हम तो अवाष्पशील विलेय से स्टार्ट किए थे, अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए, विलयन के लिए निश्चित ताप पर, ताप थोड़ा सा निश्चित होता है भाई, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलेय का जो क्या होता है हमारा मूल प्रभाज होता है। ये हमारे एक सभी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। तो क्या लिखे, अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए निश्चित ताप पर विलेय का मूल प्रभाज एक से भी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन के क्या होता है हमारा, बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आगे और परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से रिलेटेड व्यंजक याद कीजिए,
तो भी इसी को बनाना है, या आपको क्वेश्चन कर दिया जाए कि राउल्ट के नियम को आपको क्या करना है, गिनती व्यंजक के साथ समझाना है, तब भी आपको क्या करना है, यही बताना है। तो इस तरीक़ा से अगर ये परिभाषा अच्छा लगता है तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला लगता है तो इसको लिख सकते हैं। ये भी दिया है कि किसी अवाष्पशील विलेय की विलयन का जो भी वाष्प दाब होता है वो विलयन में उपस्थित विलायक के क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब वहाँ पर जो विलयन में वाष्प दाब बन रहा है वो रियल में क्या हो रहा है, विलायक के ही है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो इस तरीक़ा से आप जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब, या यहाँ पर विलयन का या विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर और इसको आप चाहेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, विलयन है ना में उपस्थित यहाँ पर लिख सकते हैं भाई हमारा विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है ना, विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब थोड़ा सा और अच्छा हो गया, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कुल मिला के हम बात किसका कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ये होता है हमारा विलायक का वाष्प दाब, जिसको किससे दर्शाया जाता है, हमारा PA से। विलायक का जो मूल प्रभाज है उसको किससे दर्शाया जाता है, XA से। और इसको इस प्रकार से जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो समीकरण हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर और कुछ चीज़ देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ देख सकते हैं। क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो P0A माइनस PA होता है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और इन सब को एक साथ बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन अर्थात राउल्ट के नियम अभी जो देखे हैं से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। मतलब अभी हम लोग देखे हैं उसमें अवाष्पशील विलेय का हमको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसके आधार पर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के आधार पर। तभी हम जस्ट क्या देखे हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन देखे हैं जिसमें राउल्ट के नियम को हम देखे हैं। तो उसी के आधार पर हमको अवाष्पशील विलेय, हम जो अवाष्पशील विलेय घोले थे उसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए हमको एक क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुनः जो है राउल्ट के नियम पर जाते हैं भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट के नियम से अगर हम देखें तो राउल्ट के नियम अभी हमको क्या प्राप्त हुआ था, ये मिला था XB, ये हो गया था हमारा XB, और इसके बराबर क्या था हमारा, ये था P, ये हमारा क्या था भाई, यहाँ पर XB हो गया, और यहाँ पर था P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई क्या था हमारा P0A। ये हमको क्या मिला था, ये राउल्ट के नियम से मिला था। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको इस तरफ कर देंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। जैसे इसी को मैं लिख देता हूँ P0A माइनस क्या हो जाता है PA डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा P0A और बराबर XB। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। तो इसी को हम इस प्रकार से लिख के समझते हैं। अब आपको पता होगा है ना, या हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, किसमें, जब हम मोल प्रभाज पढ़ रहे थे तो मोल प्रभाज पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि XB बराबर हम क्या लिखे थे, NB अपान क्या लिखे थे, NA प्लस क्या लिखे थे हम लोग जो है NB लिखे थे भाई। ये कहाँ से पता चला हमको, ये हमको जब मोल प्रभाज पढ़ रहे थे तो पता चला। XB बराबर क्या था, NB डिवाइडेड बाई क्या था, NA प्लस NB। अब चूँकि XB बराबर इतना है तो इस मान को इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आगे हमारा क्या होता है, मान बढ़ जाता है। अब इसी को हम आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाता है P0A माइनस कितना हो जाता है PA डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है P0A। P0 कितना हो गया A। अब XB के जगह कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है NB अपान कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है NA प्लस कितना हो जाता है आपका NB। ओके, अब NB क्या होता है भाई, NB होता है हमारा विलेय की मोल, विलेय की मोल, विलेय की क्या है मोल। NA बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है विलायक का मोल, विलायक का मोल। अलग से आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं भाई, है ना। यहाँ पर नीचे
तो NB क्या होता है हमारा विलेय का मोल, Na क्या होता है विलायक का मोल, और ये तो क्या है NB मतलब विलेय का ही मोल है, तो उसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस मान को रख दिए। अब आपको उसमें आप मोल प्रभाव पढ़ रहे थे तब एक और चीज़ पढ़े थे क्या, कि यहाँ पर जो NB होता है इस NB का मान होता है WB अपान कितना होता है हमारा MB, मतलब होता है इसका मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे जो होता है MB बराबर उसका मतलब होता है विलेय का अणु भार या आणविक द्रव्यमान, ये होता है, ये हो गया। तो WB किसको शो कर रहा है हमारा, ये विलेय के द्रव्यमान को शो कर रहा है, MB किसको शो कर रहा है विलेय के अणु भार को शो कर रहा है। तो NB बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, NB बराबर होता है WB जो विलेय के द्रव्यमान को शो करता है, MB जो होता है वो विलेय का क्या होता है अणु भार को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये तो NB का मान हो गया, अगर हमको किसका मान निकालना है Na का, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पर Na का मान क्या होता है हमारा WA अपान कितना होता है हमारा Ma, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब ये है, किसका मतलब WA का मतलब ये होता है WA बराबर होता है हमारा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये होता है, और नीचे क्या होता है हमारा विलायक का क्या होता है हमारा अणु भार या आणविक द्रव्यमान। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमको पहले से पता है, अब इसी मान को यहाँ पर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो उस मान को हम यहाँ पर जब पुट करते हैं तो आगे हमको मान क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा P0A माइनस कितना हो जाता है PA डिवाइडेड बाई P0A। अब देखो एक सभी का मान और क्या हो गया हमारा बढ़ गया, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाता है WB, ये हो जाता है आपका MB डिवाइडेड बाई, फिर से क्या लिखेंगे हम लोग WA अपान कितना हो जाता है हमारा MA प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये तो ये हो गया WB अपान कितना हो जाता है आपका MB, ये मान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो मैंने NB का मान और NB का मान को पुनः क्या कर दिया वहाँ पर लिख दिया। तो हमको एक और क्या मिल गया P0A माइनस क्या होता है PA डिवाइडेड बाई P0A बराबर क्या होता है WB अपान MB, और यहाँ पर WA अपान MA प्लस WB अपान हमारा MB क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर क्या होता है जो WB अपान क्या होता है, ये जो नीचे है WB अपान क्या होता है हमारा MB जो होता है बिलियन में हमारा जो क्या होता है, ये जो WB अपान क्या है हमारा MB है, इसका जो मान होता है वो बहुत क्या होता है हमारा कम होता है, किसके अपेक्षा, ये जो है WA अपान क्या होता है हमारा MA के अपेक्षा बहुत क्या होता है हमारा कम होता है। मतलब ये जो है मात्रा बहुत कम है और ये मतलब मात्रा ज़्यादा है, मतलब विलायक की मात्रा ज़्यादा होता है, विलेय की मात्रा कम होता है। तो उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है यहाँ पर ये जो WB अपान क्या है हमारा MB है उसको क्या कर दिया जाता है निगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको नगण्य मान लिया जाता है, मतलब इसके एवरेज में बहुत कम है तो इसको हम लोग नगण्य कर देते हैं। तो अंततः हमारा मान क्या प्राप्त होता है, अंततः मिलता है हमारा P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू, ये ऊपर का हो जाता है WB, नीचे क्या हो जाता है आपका MB, और नीचे क्या हो जाता है हमारा WA, और ये क्या हो जाता है आपका MA। क्यों, क्योंकि इसका मान तो हम लोग क्या कर दिए कम मान लिए, तो इस प्रकार से एक मान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जब ये अभी भाग में है, जब इसको गुणा में करते हैं तो ये वाला जो मान दिख रहा है WB अपान MB वो ऐसा का वैसा रहता है, लेकिन जब ये गुणा में चला जाता है तो MA क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है और WA क्या हो जाता है नीचे हो जाता है। तो अंततः हमारा मान क्या मिलेगा, ये हो जाता है P0A माइनस क्या हो जाता है PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू WB अपान क्या होता है हमारा MB, और गुणा में चला जाता है तो MA क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है और WA क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको जो है एक क्या हो जाता है मान प्राप्त हो जाता है। तो एक समीकरण यहाँ से क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इसमें से कौन कौन क्या क्या है उसको आप क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। तो इसमें हमारा ये तो पता है हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये WB क्या होता है हमारा
विलेय का द्रव्यमान होता है, Mb क्या होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है, और Ma क्या होता है हमारा विलायक का आणविक द्रव्यमान, और Wa क्या होता है विलायक का क्या होता है द्रव्यमान होता है। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर विलेय का क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर कौन सा है भाई, विलेय का आणविक द्रव्यमान कौन सा है, Mb है। अब उस Mb को आपको क्या करना है, पक्षांतरित कर देना है और कुछ नहीं है। तो Mb को इस साइड क्या करते हैं, जब पक्षांतरित कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है Mb। अब जैसे ही पक्षांतरित करते हैं तो ये जो ऊपर का दिख रहा है, ये P0A और Pa दिख रहा है, वो नीचे चला जाता है और ये क्या चला जाता है ऊपर। तो मान क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, ये हो गया WB इंटू कितना हो जाता है P0A, और साथ में क्या हो जाता है हमारा, ये ऊपर में क्या है हमारा Ma, तो ये हमारा ऊपर चला गया। नीचे में क्या बचता है हमारा Mb, तो इस साइड हो गया, तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये P0A माइनस Pa वो नीचे चला जाता है, तो क्या हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा P0A माइनस कितना हो जाता है Pa, ये हो गया, और नीचे क्या बचा है हमारा Wa। तो इस तरीक़ा से फाइनली हमको जो है क्या हो जाता है, हमारा जो बोल रहा है विलेय का आणविक द्रव्यमान वो क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो ये होता है हमारा फाइनली ये जो हमारा दिया गया है उसके लिए भाई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको क्या किया जाता है क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो आपको राउल्ट के नियम से चालू करना है, इसके पास जाना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x से b बराबर इतना लिखते हैं तो ये वाला मान आता है। अब Na बराबर इतना लिखते हैं, Na और Nb बराबर इतना लिखते हैं तो ये वाला मान प्राप्त होता है। इन दोनों में बात करें तो ये विलायक के लिए है और ये विलेय के लिए है, तो विलेय बहुत कम रहता है तो उसका मान को क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है विलायक बचता है। तो इसी समीकरण को ऐसा लिखा जाता है, जब इसको भाग में दिया जाता है तो WA नीचे और Ma क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है। तो इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पर Mb क्या होता है आपका आणविक द्रव्यमान को शो करता है विलेय का, इसलिए इस तरह पक्षांतरित कर देते हैं तो हमारा फाइनली इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है भाई 2 नंबर में, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ये दिया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के बिलियन का वाष्प दाब, ये हमारा क्या दिया है 182.5 mmHg है, ये मात्रा को शो करता है। यदि 20 डिग्री पर एसीटोन का जो वाष्प दाब है 185 Hg हो तो पदार्थ की मोलर संहति मतलब हमको Mb का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी तो जस्ट देखे थे Mb मान के लिए कैसा फार्मूला होता है, तो उसी के बेसिस पर हमको आगे क्या करना है, इस जो दिए गए हमारा उदाहरण है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसे में कौन क्या क्या है उसको आपको जानना है। तो यहाँ पर देखो ये 1.2 दिख रहा है, वो घुले हुए पदार्थ है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा है। तो यहाँ पर विलेय वाले पदार्थ है उसको हम किसे दर्शाते हैं, WB। और यहाँ पर जो 1.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसमें घुला है, एसीटोन में घुला है। तो 1.2 ग्राम क्या है, विलेय की मात्रा को शो करता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1.2 ग्राम, ये हमारा 1.2 ग्राम हो गया। तो WB का मान क्या हो गया, पता चल गया। अब हमको क्या करना है, हमारा दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, तो वहाँ पर एक हमको ज्ञात करना है P0A का मान ज्ञात करना है, Pa का मान ज्ञात करना है, साथ में हमको क्या करना है, हमारा Ma का मान ज्ञात करना है और Wa का मान क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो समीकरण बनने वाला है वो समीकरण जो है उसमें वो सारे जो है मान हमको फिलअप करना है। तो यहाँ पर WA जो है B बराबर क्या है हमारा 1.2 हो गया। Pa बोल रहा है, Pa क्या होता है, यहाँ पर Pa का मतलब होता है शुद्ध विलायक का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दिया है, यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है हमारा वाष्प दाब कितना है हमारा 185 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एसीटोन में कोई नहीं घुल रहा है, मतलब एसीटोन शुद्ध है, तो उसका वाष्प दाब कितना दिया है हमारा 100 कितना दिया है 85 दिया गया है। ये जो Pa होता है, Pa का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब बोल सकते हैं, है ना, या विलयन उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, मतलब Pa विलयन के वाष्प दाब या विलयन उपस्थित विलायक के वाष्प दाब को शो करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 100 ग्राम एसीटोन में, है ना, कौन घुला है, विलेय घुला है, और उस एसीटोन और जो
घुली हुई विलेय पदार्थ है उससे क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है, और उसका वाष्प पदार्थ कितना दिया है 182। मतलब यहाँ पर Pa का मान 182 दशमलव कितना है हमारा 5 क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये कितना हो गया हमारा 182 दशमलव कितना हो गया 5। अब Ma का मान ज्ञात करना है। Ma का मान क्या बताया था मैं अभी इससे पहले, Ma का मान मैं आपको बताया था ये है विलायक का आणविक द्रव्यमान, और विलायक यहाँ पर किसको ले रहे हैं, एसीटोन को, और एसीटोन का फार्मूला क्या है CH3 को हम एसीटोन बोलते हैं। अब इसका अणु भार ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है जितना भी परमाणु होता है उसके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो 3 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है तो 3 कार्बन का 36 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 हो गया। अब इसको हम क्या करें, अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ये हो गया 6 6 6 12 और 6 18, तो कितना हो गया 8, और यहाँ पर बचा क्या है 1 और 3 4 और एक बचा है तो 5, तो टोटल इसका मान कितना हो जाता है हमारा 58 प्राप्त होता है। और WA विलायक के द्रव्यमान को शो करता है, तो विलायक कितना दिया है हमारा 100 दिया गया है। तो इस तरीक़ा से पहले कौन कौन क्या है उसको हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि हमारे पास क्या है, इससे पहले जो है हमको एक जो फार्मूला मिला है उसके बेस पर इसको हमको करना है। तो 2 फार्मूला आप लास्ट टाइम में देखे थे, तो उसमें से आप कोई भी फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है एक जो फार्मूला है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा फार्मूला क्या था, हमारा वो फार्मूला हमारा था, ये था P0A माइनस Pa डिवाइडेड बाई P0A इक्वल टू, यहाँ पर था WB, और एक क्या था हमारा यहाँ पर इनटू में हमने क्या कर दिया, ये हो गया इनटू Ma, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या था हमारा, ये था हमारा Mb, ये हमारा क्या था Mb, और ये क्या था हमारा WA। ये हम इससे पहले क्या किए थे भाई, इसको देखे थे। जैसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखो ये वाला हमारा जो समीकरण था वो समीकरण को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये हमको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है, तो यहाँ पर जो P0A है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, Pa जो है हमारा वो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, P0A वही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, WB क्या है हमारा विलेय का द्रव्यमान, Ma क्या होता है हमारा विलायक का आणविक द्रव्यमान, Mb बराबर क्या होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, Wa क्या होता है विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर कौन कौन क्या है हम पहले से क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, खाली आपको मान को क्या करना है, रखना है। तो Pa का बराबर कितना दिया है P0A का, ये दिया है 185, माइनस Pa बराबर कितना मिला है 182.5 डिवाइडेड बाई हमारा नीचे फिर से सेम टू सेम है तो 185 हो गया। अब देखो WB का मान कितना है, तो ये हो जाता है 1.2 इंटू Ma का मान कितना है हमारा 58, ओके, डिवाइडेड बाई नीचे Mb का मान हमको ज्ञात करना है ना, क्योंकि वो मोलर संहति Mb है उसका मान ज्ञात करेंगे, है ना, इंटू अच्छा WA का मान कितना दिया है हमारा, ये दिया है हमारा 100, ये मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको मान किसका ज्ञात करना है Mb का, तो फिलहाल इसको हम लोग पहले कर देते हैं। अगर 185 में 182 को घटा देते हैं तो 2 पॉइंट कितना आता है 5 आता है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 185। अब यहाँ पर सेम टू सेम 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई Mb, है ना, और इंटू कितना हो गया 100। अब हमको जो है मोलर संहति ज्ञात करना है, Mb को क्या करते हैं इस साइड पक्षांतरित कर देते हैं। जैसे ही पक्षांतरित करते हैं हमारा मान क्या होता है, ये हो जाता है 1.2, ये तो पहले से है, ये हमारा 58 पहले से है, ये जो 185 होता है उस साइड क्या हो जाता है पक्षांतरित हो जाता है, तो 185 डिवाइडेड बाई अब जो है Mb इधर आता है तो ये 2.5 क्या हो जाता है हमारा नीचे आ जाता है, इंटू कितना हो जाता है हमारा 100। तो Mb को पक्षांतरित करने से ये मान क्या होता है प्राप्त होता है। अब फिलहाल ये पॉइंट क्या हो जाता है कट जाता है, मतलब कुल मिला के हमारा जो मान है वो किसको हमको करना है WB बराबर ये हो जाता है 12 इंटू कितना हो जाता है 58 इंटू कितना हो जाता है 185 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 25, ये हमारा कितना हो गया 25 मतलब 25 और इंटू कितना हो जाता है 100। अब आप क्या करते हैं इन तीनों को गुणा करेंगे, ऐसे काटेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, काट सकते हैं बट उसमें जो है डायरेक्टली मान जो है नहीं आ रहा है ना, इसलिए आप क्या करते हैं 12 को 58 से 58 को क्या करते हैं 185 से जब क्या करते हैं गुणा करते हैं तो लगभग हमारा मान कितना होता है, हमारा ये होता है 128
और 760, मतलब 1,28,760 हमारा मान आता है। किसको किसको गुणा करने पर? 12 को 58 से और 58 को 185 से, और इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये आता है 2500। कितना आता है हमारा? 2500। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको गुणा कर दिए तो कितना मान आ गया हमारा? 2500। तो हम लोग ऊपर नीचे को क्या कर दिए? गुणा कर दिए। क्यों भाई? क्योंकि हम देखो 25 को हम लोग कितना बार गुणा करें? अगर 100 बार तो कितना आएगा? 2500 आएगा। तो ये हम लोग कर दिए, है ना। नहीं तो आप करके देख सकते हैं भाई। ये हो गया 25, तो क्या होता है? 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 एकम 5, ये होता है कितना? 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, और कितना हो गया हमारा? 2 एकम 2। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 के 5 हो गया, और ये हो गया 2500। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 0 1 0 काट देते हैं। अब ये जो 250 बचा है और नीचे हमारा कितना बचा है? हमारा 12,800 कितना बचा है हमारा? 76 बचा है ना। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। तो यहाँ पर 12 8 और 7 6 बचा है। अगर हम इसको काटते हैं इन दोनों को तो ये लगभग जो है कितना बार में जाता है हमारा? जो है लगभग 51 पॉइंट में क्या हो जाता है? हमारा चला जाता है। कितना बार में चला जाता है भाई? 51 जो हमारा मान है उसमें जाता है। और भी पॉइंट करेंगे तो लगभग ये कितना होता है हमारा? 51 पॉइंट क्या हो जाता है? 50। ये जो मान होता है उसको ATM में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? हमारा मान क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन आता है तो पहले कौन विलेय है, कौन विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, कौन विलयन का वाष्प दाब है, क्या क्या है उसको पहले लिख देना है। और जो भी फार्मूला में फिट होता है उस फार्मूला में फिट करके आप क्या कर सकते हैं? आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम जो है बाकी जो अगले का टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, उसको हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं भाई। ठीक है।